गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास के अंदर अपन लोगों ने ये पढ़ा था कि जब आपके ग्रह सूर्य के चारों ओर गति करते हैं तो वहां पर केपलर के 3 नियम काम करते हैं। वो तीनों नियम क्या क्या थे एक बार शॉर्ट में थोड़ा सा वापस बता देता हूं मैं आपको। पहला नियम था केपलर का प्रथम नियम या कक्षाओं का नियम, और कक्षाओं का नियम ये कहता है कि जो आपके ग्रह होते हैं वो सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाने की बजाय दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ठीक है। दूसरा हमारा नियम जो था उसको हम क्षेत्रफल का नियम भी कहते हैं, और वो नियम ये कहता है कि इस दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में गति के दौरान ग्रह के द्वारा निश्चित समय अंतराल या समान समय अंतरालों में तय किए गए क्षेत्रफल भी बराबर होते हैं। वहां हमने एक चीज और देखी थी कि इस गति के दौरान जो आपका ग्रह होता है उसका कुल कोणीय संवेग L बराबर mv/r भी नियत रहता है, जहां से हमने बोला था कि v का मान r के क्या होता है, व्यतकर्मानुपाती। इसका मतलब जब आपका ग्रह सूर्य से अधिकतम दूरी पर होता है तो उसका वेग न्यूनतम होता है, और जब आपका ग्रह सूर्य से निकटतम दूरी पर होता है तो उसका वेग अधिकतम होता है। तीसरा अपन ने पढ़ा था आवर्तकाल का नियम। आवर्तकाल का नियम यह कहता है कि जो आपके टी स्क्वायर यानी कि आवर्तकाल का वर्ग होता है, यदि आपकी कक्षा दीर्घ वृत्ताकार है तो टी स्क्वायर का मान a क्यूब के समानुपाती होता है, लेकिन अगर कक्षा वृत्ताकार है तो a और b का मान क्या हो जाता है, बराबर, और टी स्क्वायर का मान r क्यूब के ही समानुपाती हो जाता है। जनरली हम पर कक्षाओं को अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो जनरली हम कक्षाओं को वृत्ताकार मानते हैं और टी स्क्वायर का मान r क्यूब के समानुपाती रखते हैं। जो केपलर के तीनों नियम थे, ध्यान से सुनिए बेटा, मैंने पिछली क्लास में बता दिया था बट फिर से वापस बता रहा हूं। केपलर के तीनों नियम सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति के लिए भी लागू होते हैं और ग्रहों की के चारों ओर उपग्रहों की गति के लिए भी लागू होते हैं। चलिए ठीक है, इससे रिलेटेड अपन एक क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। आपके नोट्स के अंदर लिखा हुआ है क्वेश्चन भी। क्वेश्चन ये है कि पृथ्वी के चारों ओर 2 उपग्रह गति कर रहे हैं। पहला उपग्रह S1 जिसका आवर्तकाल है 1 आवर यानी कि 1 घंटा, और उसके वृत्ताकार पथ की त्रिज्या है R1 बराबर 10⁴ किलोमीटर। दूसरा उपग्रह है S2, उसका आवर्तकाल है 8 आवर्स। तो बताइए उसके वृत्ताकार पथ की त्रिज्या कितनी होगी। ओके बेटा, चूंकि हम जानते हैं कि टी स्क्वायर का जो मान होता है वो r क्यूब के क्या होता है, समानुपाती होता है। टी स्क्वायर का जो मान होता है वो r क्यूब के समानुपाती होता है। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि टी स्क्वायर बराबर के आर क्यूब, या दोनों उपग्रहों की अलग अलग बात करें तो सुनना बेटा, पहले उपग्रह के लिए इसको हम लिख देंगे T1 स्क्वायर बराबर के R1 क्यूब, और दूसरे उपग्रह के लिए लिख देंगे T2 स्क्वायर बराबर के R2 क्यूब। दोनों समीकरणों को अगर हम डिवाइड कर दें यानी कि भाग दे दें तो के से के क्या हो जाएगा, कैंसिल, और हमारे पास में आ जाएगा T1 स्क्वायर बटा T2 स्क्वायर बराबर R1 क्यूब बटा R2 क्यूब। चलो ठीक है, इसके अंदर अपन वैल्यू पुट कर देते हैं। T1 का मान कितना पुट करेंगे, 1, तो 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई T2 का मान कितना है बेटा, 8, तो 8 का स्क्वायर बराबर R1 का मान कितना है, 10⁴, और उसका क्या आ जाएगा बेटा, क्यूब, डिवाइडेड बाई R2 क्यूब। R2 का मान हमें ज्ञात करना है। कोई दिक्कत नहीं है, अब सोल्व कर लो। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और ये हमारे पास में बन जाएगा, वज्र गुणा करोगे तो R2 का क्यूब। R2 का क्यूब बराबर 8 का स्क्वायर क्या होगा, 64 या 64, तो उसको उधर ले जाओ, ये हमारे पास में बच जाएगा 64 गुणा 10⁴ का क्यूब। R2 क्यूब बराबर क्या 64 को हम 4 का क्यूब लिख सकते हैं क्या, 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 का क्यूब, और मल्टीप्लाइड बाई ये क्या था, 10⁴ का क्यूब। घनमूल लेने पर ये क्यूब से क्यूब क्या हो जाएगा, कैंसिल, और हमारे पास आंसर आ जाएगा R2 बराबर 4 गुणा 10⁴ किलोमीटर। कुछ भी नहीं है, T1 स्क्वायर बटा T2 स्क्वायर बराबर R1 क्यूब बटा R2 क्यूब। हमें T1 का मान पता है, T2 का मान पता है और R1 का मान पता है, तो ये मान पुट कर लो और सोल्व करके R2 का मान हम ज्ञात कर लेंगे। चलो ठीक है, नेक्स्ट। हाँ बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चैप्टर का लास्ट टॉपिक है अब
पलायन वेग। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी। हाँ बेटा, पलायन वेग यानी कि एस्केप वेलोसिटी क्या चीज होती है? हाँ बेटा, सपोज दैट ये पृथ्वी है, ध्यान से समझना बेटा। इस पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो है हमारे पास में कैपिटल आर और इसका द्रव्यमान है कैपिटल एम। हमारे पास में एक स्मॉल एम द्रव्यमान की वस्तु है जिसको हमने अभी पृथ्वी की सतह पर रख रखा है। दिमाग लगाना, यदि इस वस्तु को यहां से हम किसी वेग से, मान लो v वेग से कहां फेंक दे, ऊपर, तो ये सतह से कुछ ऊंचाई पर जाएगी, एक क्षण के लिए रुकेगी और फिर वापस घूम के कहां आ जाएगी, नीचे। लेकिन अगर हम इसके वेग v का मान लगातार बढ़ाते जाएं तो इसकी ऊंचाई भी लगातार बढ़ती जाएगी। बेटा एक स्थिति ऐसी आएगी कि उससे ज़्यादा वेग से जैसे ही आप इस वस्तु को फेंकोगे तो ये वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चली जाएगी और वापस लौटकर कभी पृथ्वी के ऊपर नहीं आएगी। उसी वेग को हम क्या कहते हैं, पलायन वेग। पहले ध्यान से समझो बेटा डेफिनेशन क्या होती है। पलायन वेग क्या कहता है, किसी वस्तु को फेंका गया वह न्यूनतम वेग ताकि वह वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर यानी कि अनंत पर चली जाए और वापस लौटकर कभी पृथ्वी के ऊपर नहीं आए, वह न्यूनतम वेग ही क्या कहलाता है, इसका पलायन वेग कहलाता है। पलायन वेग को इंग्लिश में एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं और उसको VE से रिप्रेजेंट करते हैं। हमें इस VE का फॉर्मूला ही ज्ञात करना है। यदि हमने स्मॉल m द्रव्यमान की वस्तु को पृथ्वी की सतह से, अभी वस्तु पृथ्वी की सतह पर ही रखी हुई है, पृथ्वी की सतह से VE वेग से यानी कि पलायन वेग से फेंका है, इसका मतलब ये वस्तु कहां जाकर रुकनी चाहिए बेटा, अनंत पर जाकर रुकनी चाहिए। अनंत का मतलब आपको यहां ये समझना है कि ये वस्तु इस पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चली जानी चाहिए और वहां से लौटकर वापस कभी पृथ्वी के ऊपर नहीं आनी चाहिए। तो ये वस्तु कहां पहुंच गई बेटा, अनंत के ऊपर। अनंत के ऊपर आप एक चीज ध्यान रखोगे, दो ऊर्जाएं होती हैं, एक होती है स्थितिज ऊर्जा और एक होती है गतिज ऊर्जा। अनंत के ऊपर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा हमेशा शून्य होती है। ध्यान से सुनो बेटा, अनंत की जब भी बात करूं तो अनंत पर स्थितिज ऊर्जा हमेशा क्या होती है, शून्य। दूसरी कौन सी होती है, गतिज ऊर्जा। यदि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ हो तो अनंत पर वस्तु की गतिज ऊर्जा को भी आप क्या मानोगे, जीरो मानोगे। गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा निश्चित रूप से हमेशा क्या होती है, अनंत पर जीरो। लेकिन गतिज ऊर्जा जो है, अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ है या जीरो दी हुई है तब तो गतिज ऊर्जा को क्या मानोगे, जीरो। और अगर अनंत पर कुछ गतिज ऊर्जा दे रखी है तो वो गतिज ऊर्जा हम काम में ले लेंगे। कुछ भी नहीं दिया हुआ हो तो गतिज ऊर्जा को भी क्या मान लेना, जीरो। चलो अभी हम गतिज ऊर्जा को क्या मान रहे हैं, जीरो। तो हमें ये पलायन वेग VE का मान ज्ञात करना है। कोई बात नहीं, ये हमारी पहली स्थिति है और ये हमारी दूसरी स्थिति है। हम लोग यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं बेटा, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम। बेटा यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के नियम का मतलब क्या है, सतह पर यानी कि इस बिंदु पर वस्तु की कुल ऊर्जा या कुल यांत्रिक ऊर्जा, उसको हम क्या मान लेते हैं, E सरफेस। यहां की कुल यांत्रिक ऊर्जा और अनंत की कुल यांत्रिक ऊर्जा यानी कि E अनंत, दोनों का मान क्या होना चाहिए, बराबर। जब भी यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम लगाओ तो यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम लगाने के लिए हम दो स्थितियां चुनते हैं। पहली स्थिति की कुल यांत्रिक ऊर्जा और दूसरी स्थिति की कुल यांत्रिक ऊर्जा, दोनों को क्या कर देते हैं, बराबर। अभी दिमाग में सोचना अच्छे से, मैं दो स्थितियां क्या क्या ले रहा हूं, सतह तो टोटल यांत्रिक ऊर्जा को मैंने क्या मान लिया, E सरफेस, और अनंत तो टोटल यांत्रिक ऊर्जा को मैंने क्या मान लिया बेटा, E अनंत। अच्छा बेटा, यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, E। यांत्रिक ऊर्जा बराबर होती है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। तो कोई बात नहीं, सरफेस के लिए गतिज ऊर्जा को मान लो K सरफेस प्लस स्थितिज ऊर्जा को मान लो U सरफेस बराबर अनंत के लिए K अनंत और प्लस
गति स्थितिज ऊर्जा को क्या मान लो, U अनंत मान पुट करो सोच समझकर। अभी इस बिंदु पर वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी, सतह पर गतिज ऊर्जा कितनी होगी। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv², लेकिन अभी सतह पर वेग कितना दिया हुआ है, ve, तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या हो गई, 1/2 mve का स्क्वायर। समझ में आई बेटा बात। चलो प्लस सतह के ऊपर स्थितिज ऊर्जा, ये फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है। कैपिटल M द्रव्यमान और R त्रिज्या का एक ठोस गोला है जिसकी सतह पर स्मॉल m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, -G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन कैपिटल R। ठीक है, ये क्या होती है इसकी स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, बराबर के अनंत के ऊपर गतिज ऊर्जा कितनी होती है, 0, और अनंत पर स्थितिज ऊर्जा भी कितनी होती है, 0। अब सोल्व कर लो बस, कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 स्मॉल m ve का स्क्वायर बराबर, ये टर्म उधर जाकर के क्या हो जाएगी, प्लस G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन कैपिटल R। स्मॉल m से स्मॉल m क्या हो गया, कैंसिल, और ये हमारे पास में बन जाएगा ve का स्क्वायर बराबर 2G कैपिटल M अपॉन कैपिटल R। देख लो आराम से, ve स्क्वायर 2 उधर चला जाएगा तो G कैपिटल M अपॉन कैपिटल R। ये किसका मान था, ve स्क्वायर का, तो बताओ ve बराबर क्या होगा, √2G कैपिटल M अपॉन कैपिटल R। हाँ बेटा, कैपिटल M पृथ्वी का द्रव्यमान था और कैपिटल R क्या थी, इसकी त्रिज्या। यदि किसी स्मॉल m द्रव्यमान की वस्तु को हम इसकी सतह से ve वेग से बिल्कुल सीधा ऊपर की ओर फेंके तो वो वस्तु कहां चली जाती है, अनंत पर, और ये ve ही उसका क्या कहलाता है, पलायन वेग कहलाता है। और पलायन वेग का फॉर्मूला हमने क्या याद किया है बेटा, √2G कैपिटल M अपॉन कैपिटल R। यहां कैपिटल M उस ग्रह का द्रव्यमान है, अगर पृथ्वी की बात कर रहे हो तो पृथ्वी का द्रव्यमान है, और कैपिटल R उस ग्रह की त्रिज्या है। आप ध्यान से देखिए बेटा, वास्तव में जो आपका पलायन वेग होता है ve, उसका मान इस वस्तु के द्रव्यमान यानी कि स्मॉल m पर निर्भर नहीं करता है। इस वस्तु के द्रव्यमान स्मॉल m पर निर्भर नहीं करता है। इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा ध्यान से समझो। अगर हम पृथ्वी से 10 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को ऊपर फेंके या 100 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को ऊपर फेंके तो दोनों का पलायन वेग क्या रहेगा, समान ही रहेगा। और अगर हम पृथ्वी के लिए इसका मान निकालना चाहें किसी वस्तु के लिए, तो पृथ्वी के लिए पलायन वेग का जो मान होता है वो होता है ve बराबर लगभग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझो बेटा, √2gm अपॉन कैपिटल R तो इसका फॉर्मूला होता है, वो किसी भी ग्रह की सतह के लिए लागू हो सकता है। पृथ्वी के लिए बात करें तो इसका मान कितना आता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। इसका मतलब यह है कि यदि तुमने किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से कम वेग से फेंका है तो वो वस्तु घूम के वापस पृथ्वी के ऊपर आ जाएगी। लेकिन अगर तुमने किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड या इससे ज्यादा वेग से फेंक दिया तो वो वस्तु कभी भी लौटकर वापस पृथ्वी के ऊपर नहीं आएगी। चलो, ये सारी चीजें नोट्स में लिखी हुई है। अच्छा बेटा, नीचे स्टार लगा के नोट्स में एक बात और लिखी हुई है और बिल्कुल समझ में आ जाएगी, सिंपल सी चीज है। ve का जो फॉर्मूला होता है पलायन वेग का वो होता है √2G कैपिटल M अपॉन कैपिटल R। तो पहली बात, इस ve का जो मान होता है किसी वस्तु का पलायन वेग उस वस्तु के द्रव्यमान स्मॉल m पर निर्भर नहीं करता है, परंतु यह ग्रह के द्रव्यमान कैपिटल M और इसकी त्रिज्या कैपिटल R पर निर्भर करता है। समझ में आ गई होगी बेटा बात। दूसरी चीज, किसी वस्तु का पलायन वेग प्रक्षेपण कोण थीटा पर भी निर्भर नहीं करता है। इसका मतलब हम इसको चाहे सीधा ऊपर फेंके तो भी पलायन वेग यही रहेगा, और हम इसको किसी और कोण पर इधर फेंक दे, मान लो 45 डिग्री के कोण पर, तो भी उसका पलायन वेग उतना ही रहता है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ओके, चलो ये आपका हो गया पलायन वेग।
हाँ बेटा, नेक्स्ट इसी से रिलेटेड अपन एक क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है, पृथ्वी की सतह से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी गई, ये हमारी पृथ्वी है, कैपिटल आर मान लो इसकी त्रिज्या है और इसका द्रव्यमान है कैपिटल एम। हमने किसी स्मॉल एम द्रव्यमान की वस्तु को बिल्कुल सीधा ऊपर की ओर फेंका है, तो इस स्थिति में जो इसका पलायन वेग प्राप्त होता है वो कितना है, वी है। पहला क्वेश्चन क्या है, यदि पिंड को धरातल से 45 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित किया जाए तो इसका पलायन वेग कितना होगा। अभी अभी मैंने आपको बोला कि पलायन वेग का मान प्रक्षेपण कोण या फेंके गए कोण पर निर्भर नहीं करता है। तो अगर सीधा ऊपर फेंकने से पलायन वेग वी प्राप्त हो रहा था, अगर तुम 45 डिग्री के कोण पर फेंकोगे या 30 डिग्री या 60 डिग्री किसी भी कोण पर फेंकोगे तो पलायन वेग का मान वी ही रहेगा। बोलो बेटा, ऊपर बताई हुई ये बात कि पलायन वेग का मान प्रक्षेपण कोण पर निर्भर नहीं करता है। तो अगर सीधा ऊपर फेंकने से पलायन वेग वी है तो चाहे 45 पर फेंको, चाहे 60 पर फेंको, चाहे 30 पर फेंको, पलायन वेग का मान वी के बराबर ही रहेगा। ओके बेटा, नेक्स्ट, यदि पिंड का द्रव्यमान, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना बेटा, यदि पिंड का द्रव्यमान यानी कि स्मॉल एम का मान 2 गुना 2m कर दिया जाए तो इस स्थिति में पलायन वेग कितना होगा। इस स्थिति में भी पलायन वेग कितना रहेगा, v ही रहेगा, क्योंकि पलायन वेग का मान इस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। चाहे इस स्मॉल m की जगह 2m कर दो, 3m कर दो, m/2 कर दो, उससे पलायन वेग पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ गई होगी बेटा बात। तीसरा क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, यदि पिंड को पृथ्वी से 2 गुना द्रव्यमान परंतु आधी त्रिज्या वाले किसी दूसरे ग्रह से फेंका जाए तो इसका पलायन वेग कितना होगा। पहले बात हो रही थी बेटा किसकी, पृथ्वी की। तो बताओ बेटा, पृथ्वी के लिए, थर्ड क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग वी का मान कितना था, √2g कैपिटल M अपॉन कैपिटल R। पहले क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, पहले क्वेश्चन में हमने कोण को चेंज किया वस्तु के, तो प्रक्षेपण पलायन वेग पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वी रहेगा। दूसरे क्वेश्चन में हमने वस्तु का द्रव्यमान चेंज किया तो उससे भी पलायन वेग पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन तीसरे क्वेश्चन में हमने ग्रह का द्रव्यमान m और उसकी त्रिज्या को चेंज कर दिया, तो अब पलायन वेग का मान क्या हो जाएगा, चेंज। तो कितना हो जाएगा, सोल्व करके देख लेते हैं। चूंकि पृथ्वी के लिए वी बराबर क्या है, √2gm अपॉन R। हमें निकालना है अन्य ग्रह के लिए, तो कोई बात नहीं, अन्य ग्रह के लिए मान लो पलायन वेग का मान हो गया वी डैश, तो वी डैश बराबर क्या होगा, √2 की जगह 2, g की जगह g। कैपिटल G का मान कभी चेंज नहीं होता है, स्टार्टिंग में बताया था। कैपिटल G एक सार्वत्रिक नियतांक है, इसका मान ब्रह्मांड के किसी भी बिंदु पर चेंज नहीं होता है। तो एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर जाओगे तो भी G की जगह क्या आएगा, G ही आएगा। अब बताओ M का मान, क्या उस ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी का डबल है क्या? तो अगर पृथ्वी का M मान रखा है तो उसकी जगह क्या लिखोगे बेटा, यहाँ 2m डिवाइडेड बाई उसकी त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या की क्या है, आधी। तो बताओ बेटा r की जगह क्या आ जाएगा, r/2। कुछ भी नहीं किया है मैंने, नए दूसरे ग्रह के लिए पलायन वेग का मान मान लिया वी डैश, तो बराबर क्या हो जाएगा, √2 की जगह 2, g की जगह g, m की जगह 2m और r की जगह r/2। अब सोल्व कर लो बस, वी डैश बराबर ये 2 कहाँ जाएगा, ऊपर, तो √4 और 2gm अपॉन r। उस 2gm अपॉन r को साइड में रहने दो और बचा हुआ क्या बन गया, 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा बेटा, 2, और साथ में क्या बचेगा, √2gm अपॉन कैपिटल R। क्या ये √2gm अपॉन कैपिटल R पृथ्वी की सतह का पलायन वेग है क्या? तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा उस ग्रह के लिए वी डैश बराबर 2ve। यानी कि पहले क्वेश्चन में प्रक्षेपण कोण चेंज करने से पलायन वेग वी का वी ही रहता है। दूसरे क्वेश्चन में वस्तु का द्रव्यमान चेंज करने से भी पलायन वेग वी का वी रहता है। लेकिन तीसरे क्वेश्चन में हमने ग्रह का द्रव्यमान और उसकी त्रिज्या चेंज कर दी, तो पलायन वेग का मान वी डैश बराबर क्या हो गया, 2ve। यानी कि पृथ्वी की सतह के पलायन वेग का 2 गुना पलायन वेग उस ग्रह के लिए प्राप्त होगा।
ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। हाँ बेटा, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह के निकट वृत्तीय कक्षा में गतिशील किसी उपग्रह का कक्षीय वेग vo तथा आवश्यक पलायन वेग ve है के मध्य संबंध बताइए। यह भी बताइए कि यह पलायन वेग कक्षीय वेग से कितना प्रतिशत अधिक है। हाँ बेटा, ये मान लो हमारे पास में पृथ्वी है, पृथ्वी की त्रिज्या है कैपिटल R और पृथ्वी का द्रव्यमान है कैपिटल M। एक हमारे पास में स्मॉल m द्रव्यमान का उपग्रह है जो कि इसके चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में गति कर रहा है और ये पृथ्वी की सतह के लगभग आसपास में ही गति कर रहा है, यानी कि केंद्र से इसकी दूरी लगभग हम त्रिज्या के बराबर कैपिटल R ही मान सकते हैं। केंद्र से दूरी कितनी मान सकते हैं? कैपिटल R के बराबर ही मान सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में दो बातें बोल रहा है, थोड़ा सा ध्यान से समझना। एक तो कह रहा है कि इसका कक्षीय वेग, अच्छा बेटा मैंने फॉर्मूला बता रखा है, पृथ्वी की सतह के आसपास वृत्तीय कक्षा में घूम रहे किसी ग्रह का कक्षीय वेग ve बराबर √gm अपॉन कैपिटल R होता है। फॉर्मूला लिखवा रखा है पीछे, नोट्स में देख लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी, कक्षीय वेग vo होता है। ऑर्बिटल वेलोसिटी vo बराबर क्या होती है? √g कैपिटल M अपॉन कैपिटल R। अच्छा, दूसरा ये कह रहा है कि इसका पलायन वेग, अच्छा बेटा इसका पलायन वेग क्या होगा? ve बराबर √2gm अपॉन कैपिटल R। ठीक है, तो बताओ इन दोनों के मध्य संबंध क्या होगा? तो बिल्कुल इन दोनों के मध्य संबंध हम क्या निकाल सकते हैं? ve बराबर, देखो ना इसी को मैं चेंज कर रहा हूं, ध्यान से देखना। ve बराबर इस √2 को तो क्या कर लो बेटा साइड में, और क्या बचा? √gm अपॉन कैपिटल R। क्या √gm अपॉन कैपिटल R जो है क्या वो vo का मान है क्या? तो हम बोल सकते हैं कि ve बराबर क्या आएगा? √2vo, या ve बराबर हो जाएगा √2 का मान होता है 1.414 और साथ में क्या आ जाएगा? vo, यानी कि पृथ्वी की सतह के आसपास के किसी बिंदु के लिए किसी उपग्रह का पलायन वेग उसके कक्षीय वेग से √2 गुना या 1.414 गुना होता है। दोनों के मध्य संबंध समझ में आया? अच्छा बेटा, अब ये भी पूछ रहा है कि ये जो आपका पलायन वेग आपने निकाला, कितना निकाला? ve बराबर 1.414 v0, ये इस v0 यानी कि कक्षीय वेग से कितने प्रतिशत अधिक है? तो बताओ प्रतिशत वृद्धि, परसेंट v कैसे निकालेंगे? परसेंट v बराबर होगा ve माइनस vo डिवाइडेड बाई vo मल्टीप्लाइड बाई 100। अरे बता रखा है ना बेटा, परसेंट r बराबर क्या होता है? डेल्टा r बटा r गुना 100, और डेल्टा r का मतलब क्या होता है? दोनों का